नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सोने की, जहां पर कुछ और गिरावट अब देखने को मिली है। और इसके साथ अगर पिछला एक हफ्ता देखा जाए तो 2% की गिरावट सोने में देखने को मिल चुकी है। 2610 2615 के आसपास के सोने के भाव हैं अभी और 2685 का ऑल टाइम हाई है। तो क्लियरली कुछ गिरावट यहां पर है, लेकिन इसका फायदा ये है कि भारतीय बाजारों में जहां पर अब फेस्टिवल्स चल रहे हैं, भाव थोड़े से क्योंकि नीचे आए हैं तो खरीदारी यहां पर बढ़ी है। आगे जाके कैसे हैं ट्रेंड्स बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर वॉलेटिलिटी यहां पर अभी भी बरकरार है और 2 दिन की गिरावट के बाद आज कुछ तेजी भी देखने को मिली है। यहां से क्या रह सकते हैं क्यूज, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे पाम तेल की, जहां पर लगातार तेजी बनते हुए नजर आई है और 4300 के आसपास के स्तर अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। इसके क्या मायने हैं और क्योंकि सितंबर में फिर से यहां पर भारतीय बाजारों में इंपोर्ट गिरा है, तो किस तरह की कैलकुलेशंस भारत में फेस्टिवल्स के चलते खाने के तेलों के लिहाज से रह सकती है, इस पर भी करेंगे चर्चा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सेंको गोल्ड के एमडी एंड सीईओ शुभांकर सेन, केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे सानवन ग्रुप के सीईओ संदीप बजौरिया। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर प्राइसेस की बात कर लेते हैं। अजय, कैसे देखते हैं आप गोल्ड के प्राइसेस? अच्छी खासी मुनाफा वसूली है ऑन चार्ट्स, क्या 2600 के लेवल्स गिरते हुए नजर आ रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, मुझे लगता है कि जो अब तक प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा था वो मेजर कारण था कि फेड की जो लास्ट मीटिंग थी वहां पे हमने 0.5 का रेट कट देखा था। प्रोबेबिलिटी अच्छी बनी हुई थी कि नवंबर में भी 0.5 का रेट कट आ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे अब कल के मिनट्स के बाद ये क्लैरिटी हो चुकी है कि 0.5 तो नहीं बट 0.25 का। तो ओवरऑल ठीक है, लॉन्ग टर्म अभी भी इंटैक्ट है। बट गोल्ड को पिछले 8-10 दिन में जो तेजी या हमको सपोर्ट दिखाई दिया वो बेसिकली जियोपॉलिटिकल टेंशन की। तो 2 दिन पहले हमने देखा वहां पे भी एस्केलेशन थोड़ा सा कम होने की ऐसी बात आई थी और मार्केट में गिरावट है। तो आई थिंक मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ठहर गया है डिसीजन लेने के लिए कि वेदर कौन से साइड चले। क्योंकि कल भी हमने देखा बार बार में 74,900 के नीचे नहीं जा पा रहा है, ना ही 75,300-400 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। तो एक बड़ी रैली के बाद मुझे लगता है एक छोटा करेक्शन जरूर बनता है। परपेचुअली जो मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म है वो तो इंटैक्ट रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि 74,900 का लेवल अगर ब्रीच होता है तो टेम्पररी एक बार मुझे 74,200 तक का एक छोटा पुल बैक मिलता हुआ दिख रहा है गोल्ड के अंदर। इंटरनेशनल में भी अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने 2585 2590 तक का एक सपोर्ट है, वहां पे वापस रीटेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है एक बार थोड़ा पुल बैक मिलना चाहिए। साथ ही साथ चांदी के प्राइसेस कैसे देखेंगे, क्योंकि 90,000 के नीचे के स्तर यहां पर भी बरकरार? देखिए, चांदी में भी मुझे लगता है चाइना फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। हम उम्मीद कर रहे थे कि जो स्टिमुलस दिया जा रहा है, बेस मेटल में अच्छी रैली है, चांदी को भी उसका कंटिन्यू सपोर्ट मिलेगा। बट चार्टिकली अगर हम देखें तो वहां पे रिजेक्शन दिखाई दिया है, 33 के ऊपर फिर से नहीं जा पा रही है। लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म अगेन चांदी काफी स्ट्रांग है। गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी हमने देखा थोड़ा बहुत बाउंस दिखा रहा है। तो मुझे लगता है एक कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है चांदी के अंदर भी। जब तक ये वापस 90-200 90-300 के ऊपर सस्टेन नहीं करता या 31-20 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, टेम्पररी फॉलबैक दिख सकता है। जो 2950 तक का लेवल इंटरनेशनल में चांदी दिखेगी। डोमेस्टिक मार्केट पे वर्स्ट इन केस 87-200 तक का एक सपोर्ट मिलता है, वहां पे फिर वापस बाइंग की जा सकती है। अगला 2 दिन मुझे लगता है मार्केट साइडवे टू नेगेटिव रह सकता है। साथ ही साथ अगर बात यहाँ पर मेटल्स की जाए अजय, तो यहाँ पर क्या सेंस है? कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर भी देखने को मिली है। चाइना रैली फेड होती हुई नजर आई है। ऑफकोर्स बाजार को इंतजार है कि इस वीकेंड की प्रेस मीटिंग में वो क्या कहते हैं, लेकिन बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। अब आप यहाँ से मेटल्स को कैसे देखते हैं? क्योंकि ज्यादातर मेटल्स, चाहे वो एल्यूमिनियम है, जिंक है, कॉपर है, पिछले अगर एक हफ्ते का चार्ट देखें तो 2 से 3% की गिरावट अक्रॉस बोर्ड। मुझे लगता है जो ये गिरावट आई है एक अच्छा मौका बन जाता है लेने के लिए। देखिए, चाइना की जो अभी वीकेंड में जो मीट है उसमें कोई भी एग्रेसिव नेगेटिवनेस तो आ नहीं सकती, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा जो स्टिमुलस या फिर जो एक्शन प्लान है तो ये दिखाता है कि गवर्नमेंट काफी एग्रेसिवली सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। और जनवरी में चाइनीज न्यू ईयर भी है। तो जनरली हम लोग पिछले 5-7 सालों में हमेशा देखा है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये तीनों मंथ के अंदर गवर्नमेंट बूस्ट करने की कोशिश करती है ऑर्डर बुक्स को। तो मुझे लगता है कि जो वीकेंड की जो मीट है वहां से एक पॉजिटिव ट्रिगर ही आएगा, जिसकी वजह से कॉपर, जिंक, ये दोनों कमोडिटी में मुझे लगता है पोजिशनली अच्छी बाइंग बन सकती है। कल हमने 820 822 का अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कॉपर में आते हुए देखा है। तो मुझे लगता है कॉपर के अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। 825 पे 816 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर एक वीक का व्यू लेके चलते तो वापस प्राइजेस 856 860 तक का लेवल दिखता है। वहीं अगर जिंक की बात करें तो जिंक के अंदर भी हमने बाकी फंडामेंटल्स इंसाइटेड ही है। तो मुझे लगता है जो 2 दिन का फॉल आया था ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है।
तो जिंक के अंदर भी 277 इज गुड टू बाय, 274 का स्टॉप लॉस। एक बार प्राइस 280 के ऊपर ये वीकली क्लोज वापस इंसेट करती है तो 290 292 तक के लेवल रीगेन कर लेंगे। तो पूरे बेस मेटल में कॉपर और जिंक, ये दो कमोडिटी में मुझे लगता है आफ्टर 2 दिन की जो बड़ी गिरावट थी, एक अच्छा मौका बन रहा है लेने के लिए वापस। ऑल राइट, तो ये तो बात हुई मेटल्स की, जहां पर लेने के मौके आप यहां पर बेस मेटल्स में देख सकते हैं। लेकिन जहां तक सोने चांदी की बात है, कुछ और गिरावट की एक्सपेक्टेशंस या साइडवेज ट्रेंड्स यहां पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात यहां पर कच्चे तेल की करें तो कुछ बढ़त यहां पर फिर से देखने को मिली है। अजय काफी वॉलेटाइल ऑन चार्ट्स है, लेकिन हैविंग सेड दैट एक ब्रॉडर रेंज यहां पर जरूर बनती हुई नजर आई है। कैसे देखते हैं आप आगे किस तरह? आज यूएस का CPI डेटा है, कल PPI के नंबर्स हैं, कैसे करें कारोबार? देखिए डेटा पॉइंट तो काफी ज्यादा है, बट एक चीज क्लियर थी जो हमने लास्ट मंथ में बताया भी था और देखा भी हमने कि ब्रेंट 70 के नीचे नहीं टिक सकता। ऑलरेडी हमने देखा कि काफी SPR होल्डिंग में यूएस है, चाइना उन्होंने रिफिल भी किया है। बट टाइमिंग मुझे लगता है जियोपॉलिटिकल फ्रंट इंपॉर्टेंट है कि वहां पे क्या डेवलपमेंट होता है, क्योंकि लास्ट वीक तक हमने देखा कि एक्सेशन बढ़ रहा था जिसकी वजह से प्राइसेस में गेन बने थे। $80 का लेवल भी ब्रीच किया था। जैसे ही हमने थोड़ा बहुत कूल ऑफ देखा, प्राइसेस में भी कूल ऑफ आते हुए देखा, तो आई थिंक जो डेटा पॉइंट है वो अपनी जगह पे, बट डिमांड कंसर्न डेफिनेटली बनी हुई रहेगी। बट जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे ही मुझे लगता है कि एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। ब्रेंट वापस आज 77 के ऊपर है, जब तक 76 का लेवल ब्रीच नहीं करता है 80 तक के लेवल फिर से देख पाएंगे हम लोग। डोमेस्टिक मार्केट पे भी कल हमने एक बहुत ही बड़ा फॉल देखा था इन्वेंट्री को देखते हुए भी, बट आई थिंक मार्केट हैज डिस्काउंटेड एवरीथिंग। तो यहाँ पे जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे जो वॉर प्रीमियम था वो थोड़ा सा कम होता हुआ जरूर दिखा है, बट प्राइसेस को अब ये 6100 के ऊपर ही होल्ड करता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है बाइंग करके ही चलना चाहिए। 6180 इज गुड टू बाय, 6080 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। टेम्पररी अपसाइड रहेगा इवेंट को देखते हुए, बट हायर साइड पे मुझे लगता है 6350 का लेवल वापस आता हुआ दिखेगा। ऑल राइट, तो ये ऑफ कोर्स यहाँ पर नॉन एनर्जी की, नॉन एग्रीकल्चर की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं जहाँ पर आपको काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और उन सब पर बात भी करने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे ज्वेलरी मार्केट की और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि खाने के तेलों को अब लेकर यहाँ पर क्या व्यू है। सोने के प्राइसेस गिरे हैं और माना यह जा रहा है कि नियर टर्म में कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए अब ईशु दत्वानी जुड़े हैं। ईशु नमस्कार और हैप्पी फेस्टिविटीज आपको भी। और सोने के भावों में ऑल टाइम हाई से कुछ मुनाफा वसूली, कुछ गिरावट जरूर देखने को मिली है। फॉर ट्रेड सबसे पहले तो इसके क्या मायने हैं? तो बेसिकली हालांकि प्राइस थोड़ा गिरा है, इट्स वेरी मार्जिनल। तो इट इज नॉट समथिंग के सडनली पीपल विल रश, बिकॉज जब थोड़ा गिरता है तो एक्सपेक्टेशन होता है कि शायद और भी गिरेगा। तो जो हम ट्रेंड अभी देख रहे हैं नवरात्रि में खास करके, एटलीस्ट एट अनमोल, इज द नंबर ऑफ पीपल हैव रिड्यूस्ड अ लिटिल बिट। मतलब देयर आर डेज व्हेन वी आर वेरी क्राउडेड एंड देन देयर आर डेज वी आर लिटिल क्वाइट। तो जो एक फेस्टिविटी की कंसिस्टेंट भीड़ होनी चाहिए वो नहीं है, पर बाइंग फिर भी है। एंड एज फार एज द sales that we are making, obviously our sales are higher compared to last year because about 30-33% तो गोल्ड के रेट में ही प्राइस बढ़ा हुआ है। तो वो बेनिफिट हमको मिल रहा है। और जो बायर्स आ रहे हैं कोइंसिडेंटली वो हायर टिकट वाले बायर्स आ रहे हैं। तो ऐसे लगता है कि जो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास वाले हैं वो थोड़े अभी तक साइडलाइंस पर हैं, लेकिन पीपल हु आर मोर एलीट एंड रिच, दे आर कमिंग एंड दे आर इन फैक्ट बाइंग बिगर पीसेस। ऑल राइट, तो यानी कि बिगर पीसेस की खरीदारी यहाँ पर जारी है, जो मुझे लगता है इशू के प्राइस मूवमेंट से इम्पैक्ट भी नहीं होती होगी। लेकिन जो प्राइस इम्पैक्टेड वाला सर्कल है, जो कैटेगरी है, क्या वो खरीद रहे हैं, बुकिंग्स कर रहे हैं? जी वो खरीद रहे हैं, लेकिन वो जो जेस्ट है वो नहीं है। वो थोड़ा अभी जेस्ट मिसिंग है। और दे आर आई थिंक अ लिटिल बिट ऑन द साइडलाइंस के जब थोड़ा गिरता है तो लगता है और गिर जाएगा तो वेट करो, जब बढ़ता है तो लगता है और बढ़ेगा तो कम एंड बाय। इट्स अ रिवर्स साइकोलॉजी दैट एक्चुअली वर्क्स। जब प्राइसेस बढ़ते हैं, कितने सारे लोग हैं दे डोंट वांट टू मिस द बस, तो वो इनफैक्ट खरीदने निकलते हैं। और जब गिरते हैं तो वो थोड़ा उनको लगता है शायद और गिरेगा, तो थोड़ा वेट करो। इशू साथ ही साथ क्या एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज जितने भी ज्वेलर्स से एंड अक्रॉस पैन इंडिया हमारी जिनसे बात हो रही है, इवन आउटसाइड इंडिया जहां पर इंडियन डायस्पोरा काफ़ी सारा है, माना यह जा रहा है कि ये क्वार्टर पिछले साल के क्वार्टर जितना शायद स्ट्रांग नहीं रह पाएगा, बिकॉज द वे गोल्ड जितना ऊपर चला गया है, काफ़ी सारी इकोनॉमीज बहुत बेहतर नहीं कर रही हैं। आपकी क्या सेंस है? See, in rupee terms, definitely we will be 10 to 15% higher than last time. But अगर हम weight वाला criteria पकड़ेंगे तो definitely it would be lower.
but also in our case we are doing very well with the diamond jewelry. There are a lot of weddings, तो वो एक सेविंग ग्रेस है, और नवंबर दिसंबर में बहुत सारी शादियां हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है कि प्राइस इज नो लॉन्गर अ फैक्टर, बिकॉज यू नो टाइमलाइन इज इंपॉर्टेंट, तो बंदे को लेना ही पड़ता है. सो दैट इज व्हाट विल हेल्प अस, आई एम श्योर. ऑलराइट, सो आप कह रहे हैं 10 से 15% का इजाफा फिर भी इस बार खरीदारी में देखने को मिलेगा, और शादियां ऑफ कोर्स एक बजट होता है उनका जो वो सोने चांदी पे स्पेंड करते ही हैं. आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये कही कि डायमंड्स काफ़ी बेहतरीन कर रहे हैं. ज़्यादातर बाजार का ये भी मानना है कि जो 20% 30% की गिरावट अपने हाई से डायमंड के प्राइसेस में आ चुकी है, अब शायद हम एक बॉटम के आसपास हैं. तो अगर डायमंड में लोगों का इंटरेस्ट है, वहां पर किस तरह की ग्रोथ फिर डायमंड ज्वेलरी के लिहाज से आप बनता हुआ देखेंगे? तो डायमंड ज्वेलरी में तो हम कम से कम 25-30% का ग्रोथ देख रहे हैं लिटरली. और बिग टिकट आइटम्स बिक रही हैं, और इवन सॉलिटेयर्स, पीपल हैव गॉट अ रिन्यूड इंटरेस्ट, क्योंकि सॉलिटेयर्स अच्छे दामों पे मिल रहे हैं, और जीआई सर्टिफाइड पीसेस इज व्हाट वी प्रमोट. तो उसके लिए अच्छे लोग और अच्छी बिग साइज जो रॉक्स जो है वो टचवुड इज वर्किंग वेरी वेल. ऑलराइट, साथ ही साथ यू नो वेरियस चीज़ें हर साल हम आता हुआ देखते हैं कि एक डिफरेंट ट्रेंड बनता हुआ दिखता है. तो इस साल आपने अपनी जो दिवाली वेडिंग सीजन के लिए जो आप नए लॉन्चेस लेकर आ रहे हैं, आपका इंटरेस्ट या आपका झुकाव किस तरफ है? तो you know, we recently launched a Gaja collection. This is an elephant-based collection. Elephants are very, very close to me personally and my family. And उसका हमको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला. और to the extent, you know, social media का पावर हम अभी देखते हैं. I got a call from a client in Chicago who said कि you know, he wants to buy that product also because a part of the proceeds will go to the World Wildlife Fund for conservation of elephants in India. So even from a place like that, thanks to, you know, checking out on Instagram and social media, there is that tendency of trying to, you know, help conserve the elephant species, and we are getting, you know, money coming in even from there, and buying happening literally from America. So you know, new designs always attract the right people, or design has become very important today. You know, लोग बहुत डिसर्निंग हो गए हैं, क्योंकि इतनी अभी अवेलेबिलिटी है, इतने सारे ज्वेलर्स हैं, इतने चॉइसेस हैं. तो व्हाट विल, यू नो, टेक यू apart and keep you apart is your design and your designing abilities, the finish of your product, the weight of your product. So all those things benefit people who are more, you know, who have attention to detail and look at the finer, you know, designs, keeping all that in mind. इशू क्या बोला आपने? कौन सी ज्वेलरी है ये? गजरा ज्वेलरी? गजार, GAJA, गजा. गजार ज्वेलरी. और इसकी क्या खासियत है? It is elephant based. पूरा, it's everything is elephant. The whole, all the jewelry, including earrings, necklaces. गजा के हिसाब से गज. गजा, जी. Okay. And elephants are considered very auspicious, and royalty, अगर आप देखोगे तो elephant denote royalty. तो बहुत अच्छा हमको उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है. एब्सोल्युटली. हमें इसके बारे में कुछ और जानना होगा, हमें इसके बारे में बहुत कुछ नहीं पता था, बट थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट इन नोटिस. अब इसके ऊपर एक नज़र रहेगी. बहुत शुक्रिया ईशू दत्वानी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत डिटेल में वो पूरा एनालिसिस भी शेयर करने के लिए. वेल, ये तो बात हुई ज्वेलरी की, और आज हमने एक नई चीज़ सीखी. गजार ज्वेलरी भी यहाँ पर होती है, जहाँ पर काफ़ी इंटरेस्ट एज ऑफ नाउ जनता का बनता हुआ नजर आ रहा है. लेकिन अब बात यहाँ पर खाने के तेलों की करेंगे, क्योंकि फेस्टिवल्स का सीज़न है और ये एक ऐसा समय है जब लोग ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा बनाते हैं, बहुत तला जाता है, मिठाई नमकीन ये सब. तो ऐसे समय में किस तरह की अवेलेबिलिटी है, हमारे साथ इस पर बात करने के लिए सनवन ग्रुप के संदीप बजोरिया हैं. संदीप जी, बिफोर हम अवेलेबिलिटी और डिमांड की यहाँ पर बात करें, जिस तरह के पाम ऑयल इंपोर्ट के नंबर्स हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर एंड कॉन्सिक्यूटिव 5th मंथ जब यहाँ पर हमने इंपोर्ट गिरते हुए देखे हैं, आप इस ट्रेंड को पहले तो कैसे एनालाइज कर रहे हैं? मनीषा जी, आप सबको बहुत शुभकामनाएं फेस्टिवल सीजन की. पाम ऑयल का इंपोर्ट कम इसलिए हो रहा है कि पाम सब में महंगा तेल हो गया है. वो पाम ऑयल जो एक में सब में सस्ता तेल हुआ करता था, और वो सनफ्लावर और सोयाबीन से $150-200 कम से कम नीचे बिकता था, वो अब $50 ऊंचा बिक रहा है. तो अभी देखिए, आज क्रूड पाम ऑयल का लेवल अक्टूबर शिपमेंट का $1150 का है CIF इंडिया, और सोयाबीन ऑयल का अक्टूबर शिपमेंट का $1100 का रेट है, और सनफ्लावर का 1135 का रेट है. तो बिकॉज पाम जो सस्ता तेल महंगा हो गया है, तो अभी इसका नाम ही हमने पाम की जगह पे पाम ऑलिव
ऐसा कर दिया, बिकॉज ये पाम ऑलिव ऑलिव ऑयल की तरफ भाग रहा है। और उस कारण से डेफिनेटली जब चीज महंगी हो जाती है तो उसका इंपोर्ट नंबर घटता है। तो पाम का इंपोर्ट नंबर घटा है, हमने देखा है। लेकिन हमने सोयाबीन का इंपोर्ट है, सनफ्लावर का इंपोर्ट है, वो हमारा अच्छा चल रहा है। और हमारे पास अभी डोमेस्टिक क्रॉप भी सोयाबीन सीड मंडी में आना शुरू हो गए हैं। और हमारे पास रेपसीड मस्टर्ड सीड का भी 20-22 लाख टन का स्टॉक पड़ा है नाफेड के पास में। तो फेस्टिवल सीजन में कोई कमी नहीं है, तेल बहुत अवेलेबल है। हर हर देश के हर कोने में, हर स्टेट में इनफ ऑयल अवेलेबल है। और कंज्यूमर को कहीं कोई दिक्कत नहीं है फेस्टिवल सीजन में। संदीप जी, एज ऑफ नाउ अगर एक अप्रोक्सीमेट ही यहाँ पर सेंस लें तो कितनी कितनी अवेलेबिलिटी, कितनी इन्वेंट्री होगी इंडियन मार्केट्स में ओवरऑल ऑयल्स की लेकर, और कितनी आपको लगता है डिमांड आगे जाने वाले मानो मंथ ऑन मंथ या फिर इस क्वार्टर में देखने को मिल सकती है? मनीषा जी, हमारा एनुअल कंजम्पशन तेलों का जो है 260 लाख टन का है, 19 किलो पर पर्सन पर ईयर। और 144 करोड़ की पॉपुलेशन में हम 260 लाख टन तेल कंज्यूम करते हैं। और 260 लाख टन तेल में से जैसे 160 लाख टन इंपोर्ट करते हैं और 100 लाख टन हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। तो ये हमारा चौड़े चौड़े इक्वेशन है। तो ये चौड़े चौड़े इक्वेशन में मतलब हर महीने हमारा, आप समझ के चलिए, करीबन 21.5 लाख टन का कंजम्पशन होता है। तो हमारे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास इंपोर्ट है, पोर्ट्स पे है, फैक्ट्रियों में माल है। वो खुद मिला के आप समझ के चलिए 10-12 लाख टन है। और उसके ऊपर से हमारा डोमेस्टिक ऑयल भी अवेलेबल है सब जगह पे। तो और इम्पोर्ट कंटिन्यूस आ रहा है। तो इसीलिए जो हमारी डिमांड है उस उतना माल या उससे थोड़ा ज्यादा ही माल हमारे पास में भी है। और रादर हम 3 दिन से 4 दिन से महसूस कर रहे हैं कि थोड़ी डिमांड स्लो हो गई है। बल्कि रादर हमारे सब पोर्ट बेस्ड रिफाइनर्स कह रहे हैं कि 3-4 दिन से थोड़ा बिक्री कम हो रही है। दे वांट टू सेल बट बायर नहीं आ रहे हैं। तो इसका कहना मतलब यही हो गया ना कि लोगों ने जो फेस्टिवल सीजन के लिए बाइंग करनी थी वो कर चुके हैं। अब थोड़ी बहुत इंक्रीमेंटल बाइंग जो होगी सो होगी। और कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं है तेल मिलने में। और बल्कि अभी हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं वो सोयाबीन सीड मंडी में ला रहे हैं, लेकिन उनको ठीक दाम नहीं मिल रहा है। क्योंकि सोयाबीन सीड ये एक ऑयल सीड नहीं है, प्रोटीन सीड है। इसमें सोया मील का दाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सोया मील का दाम डिप्रेस्ड है बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट के कारण डिप्रेस्ड है। दूसरा बात, ये डीडीजीएस जो बन रहा है, जो हम कौन से एथेनॉल बनाते हैं, और ये इस कारण से जो बाय प्रोडक्ट बनता है डीटीजीएस, वो ऑयल मिल को कम्पीट करता है। तो उस कारण से हम देख रहे हैं सब तरह के ऑयल मिलों में एक डिप्रेशन है। तो गवर्नमेंट को अधिक किसानों को और बेहतर दाम दिलाना है सोयाबीन सीड का, तो 10% एक्सपोर्ट सब्सिडी, कैश कंपनसेटरी सपोर्ट, ऐसा कुछ अनाउंस करना पड़ेगा सोयाबीन के लिए। जो सोयाबीन सीड की कीमतें जो है अभी प्लांट डिलीवरी चल रही है, आप समझ के चलिए 45 से 4600, वो उसको ऊपर ले जाके 4900 तक ले जा सकती है, 5000 तक भी ले जा सकती है। तो पॉइंट टेकन। सो संदीप जी, अब यहाँ से आपको प्राइसेस में क्या लगता है? पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो थोड़े से ऑन द हायर साइड यहाँ पर प्राइसेस हैं, लेकिन जिस तरह से हमने विद इन ऑयल सेक्टर जो ये पूरी रिलेशनशिप या ये जो मूवमेंट आते हुए देखी है, अब आगे जाकर इस क्वार्टर के लिए प्राइसेस कैसे रहेंगे? आप कहेंगे ±5%, या आपको लगता है एक ज़्यादा बड़ी यहाँ पर रेंज देखने को मिल पाएगी? मनीषा जी, जैसे मैंने कहा 1150 हायर है क्रूड पाम ऑयल, 1135 सनफ्लावर है और $1100 सोयाबीन है। तो तीनों तेल एक दूसरे के $50 की रेंज में मूव कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि हाई ज्यादा में ज्यादा ये बढ़ जाए तो $1200 हो जाएंगे। और घटने में तो मुझे नहीं लगता कि ये पाम ऑयल या आपका सनफ्लावर ऑयल कोई 1100 के नीचे जाएगा। और आपका सोयाबीन ऑयल ज्यादा में ज्यादा $1075 हो सकता है। तो अभी हम ऐसे बाजार में आके खड़े हुए हैं कि अपसाइड 4-5% मैक्सिमम है और डाउन साइड भी 4-5% मैक्सिमम है। इसी के दौरान अभी अगले 3 महीने मार्केट चलेगा दिसंबर एंड तक। फिर अगला साल 2025 जो है, डेफिनेटली हमें लग रहा है कि शायद उसमें मार्केट और बेटर होएगा 2025 में। एंड उसमें दाम फिर एक नए ट्रेजेक्टरी में फर्स्ट क्वार्टर या सेकंड क्वार्टर में जाएंगे। ऑफ कोर्स नजर रहेगी, लेकिन ये जानना अच्छा है कि ये वाला जो क्वार्टर है बहुत ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर खाने के तेलों में आती हुई नजर नहीं आ रही है। 2025 एक नया साल है और तब शायद प्राइसेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ फेस्टिवल्स के लिहाज से यहाँ पर पर्याप्त सप्लाईज हैं। एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया मिस्टर बजोरिया साथ जोड़ने के लिए और उन तमाम एज अ सेक्टर पर बात भी करने के लिए। एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो फोकस करेंगे इक्विटीज़ पर।